मेरी 35 साल की कुंवारी बहन कई साल बाद घर आई थी। शादी में दिलचस्पी न होने की वजह से पापा से लड़ाई झगड़ा करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वो वहीं पर रह रही थी। उसके आने के बाद से वो हमेशा मेरे आस-पास घूमती रहती। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तब मैंने कपड़े पहनते वक्त जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया था। वो बोली, तुम तो अभी 16 साल के हो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम राहुल है और मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वो 35 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई भी नहीं होता था, इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, राहुल, बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। दीदी को घर आने के बाद से वो मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल मेरी दीदी ही करती थी। मैं अब 16 साल का हो गया था और 10th क्लास में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। मुझे एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे नर्स होती हैं, वैसे ही एक मेल नर्स भी होते हैं। वो लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते ही देखते दीदी को घर आए हुए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी अजीब चीज़ें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उस दिन मैंने पहली बार उसका वो अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से ये सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, पर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वो बाथरूम में होगी, लेकिन वो कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वो मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वो वहाँ क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वो मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वो अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वो फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी,
ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई थी कि वो मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वो मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे भी शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना बहुत मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले अंकल मुझे इंजेक्शन देने के लिए आ गए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज़ भूख लग गई थी। मुझे पास्ता खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए पास्ता बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहाँ कुछ अलग ही रूप में दिखी। वो अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वो खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वो कोई 18-19 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब ख़त्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वो तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वो वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए राहुल तुम? अच्छा, अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी है दीदी, इसलिए मैं वहाँ गया था। लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, राहुल तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंसने लगी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम तो अब भी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उसके कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे पास्ता बनाकर दे दिया। उस रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूंगा, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहाँ क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, मुझे प्यास लगी है। लेकिन कमरे में पानी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना था। मैं ये सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वो भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर किचन में ना जाकर मैं मम्मी पापा के कमरे के बाहर गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और जब मैंने अंदर झांका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वो दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वो मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरे 10वीं के एग्ज़ाम हैं, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए।
3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में मैं और दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, राहुल तुमने सच में मेरे दिल की बात जान ली। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वो कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नज़र आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नज़रिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वो स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वो खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वो मुझसे चिपककर फ़ोटो भी खिंचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता वो कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वो मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी थी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जिप गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, या मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी नहीं बल्कि दीदी दौड़ती हुई आई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ राहुल? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वो मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी होगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया। मेरी मदद करने के बाद वो मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, राहुल मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो। दीदी जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहलाया करूँगी। मैंने उनसे मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार किया करूँगी। उसकी बात पर मैंने सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में वो अंकल मुझे इंजेक्शन देने आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज़ की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज़ सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वो मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, राहुल मैंने ख़ास तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाए हैं, रुको मैं किचन से लेकर आती हूँ। वो किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और गोलगप्पे लेने के लिए किचन में चली गई। वो मुझे हॉल में भी गोलगप्पे खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाने लगी। गोलगप्पे खिलाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वो कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गई हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वो बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी।
कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, राहुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरे पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने कंधे पर रखा। वो मेरे साथ कपल डांस कर रही थी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती। सोकर उठने पर वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा था और मुझे वो सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ, ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा था और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया तो वो भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत की। पिछले 1 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, ये डॉक्टरों ने मुझसे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चल गया। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि राहुल को पिछले 1 महीनों से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद ही एक अलग दुनिया बना ली है। वो कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे। आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं की। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में राहुल की दीदी आई। राहुल ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वो रोज अपनी दीदी को घर आए इंजेक्शन देने वाले अंकल के साथ देखता था। ये सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसलिए राहुल खुद को उस अंकल के रूप में देखने लगा। जब जब वो अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वो खुद को उस जगह पर देखता और इसी दौरान वो भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज़ें देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इसी वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। राहुल के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ, उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वो मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहाँ मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, राहुल, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी इसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल करनी शुरू कर दी।
उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे ये समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों का भी एक प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने कैरियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी कैरियर की दौड़ में वो अनजाने में ही सही अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसके दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ने लगते हैं। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करें, रोज़ उनसे बात करें, उन्हें कभी कभार घुमाने भी ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम सविता होता है, उसने 2 अंग्रेज़ों को कमरा किराए पर दे दिया था। अंग्रेज़ जिनका नाम हैरी और मार्टन होते हैं, लगभग 40-45 साल के हट्टे कट्टे मर्द होते हैं और दोनों को कमरा देने से पहले ये बोला गया था कि 3 दिन के बाद, यानी कि जैसे ही चौथा दिन आएगा तो मैं तुमसे किराया वसूल करूंगी। दोनों ही अंग्रेज़ रात भर बैठकर शराब पिया करते थे और दिन में इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। इस तरह से चौथा दिन आ जाता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। सविता रात के ठीक 8 बजे के आसपास उनके कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद उन दोनों से अपना किराया मांगती है। उन दोनों की नज़र जैसे ही सविता पर पड़ती है तो दोनों उसको देखकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि सविता का बदन गोरा चिट्टा संगमरमर जैसा होता है और दिखने में वो बेहद खूबसूरत होती है। ये दोनों अंग्रेज़, जिनका नाम हैरी और मार्टन होता है, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें एक रात का बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर तुम हमारे साथ एक रात गुजार लेती हो। तो सविता के मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक ही तो रात की बात है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन सविता नहीं जानती थी ये दोनों गोरे अंग्रेज़ उसकी कितनी हालत ख़राब करने वाले थे, और इस तरीके से सविता मान जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था उसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के रामनगर इलाके से, और इसी इलाके में रहती है खूबसूरत महिला सविता, जो दिखने में बिल्कुल एक चांद की परी जैसी दिखाई देती है। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, लेकिन दिखने में वो अभी भी 25-26 साल की किसी लड़की की तरह हॉट दिखाई देती है। उसके गठीले बदन को देखकर मोहल्ले पड़ोस के जितने भी मर्द होते हैं उसकी तरफ एक टक देखकर सीटियां बजाते थे। वो इतनी खूबसूरत महिला होती है। उसके पति का नाम मुकेश था और इन दोनों के पास 10-12 कमरे होते हैं और वो इन सभी कमरों को किराए पर देते थे और उन्हीं कमरों से अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। इन दोनों की एक ही बेटी थी जो कि अभी 12-13 साल की थी, जिसका नाम पूजा था। पूजा अभी 6 क्लास में पढ़ाई कर रही है और वो एक हॉस्टल में उसको भेज दिया गया था। वहीं पर रहकर ये अपनी पढ़ाई करती है और वहीं पर हमेशा के लिए रहती है। घर पर उसका कभी कभार आना जाना होता है। दिन बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। उसका पति मुकेश सविता से काफ़ी खुश होता है और सविता भी अपने पति मुकेश के साथ खुश रहती है। लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। एक दिन मुकेश काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसको तो एक लाइलाज बीमारी हो गई है। और लाइलाज बीमारी जब बताई जाती है तो सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। डॉक्टर सविता को बताते हैं कि तुम्हारे पति मुकेश को एड्स हो चुका है। और इस तरह से जैसे ही सविता को इस बात का पता चलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो कांपना शुरू कर देती है। और इसके बाद सविता अपना भी चेकअप करवाती है
जैसे ही चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें इस प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर सविता को कहने लगते हैं कि तुम अपने पति के साथ अब शारीरिक संबंध नहीं बनाना। अगर तुम दोनों शारीरिक संबंध बनाओगे तो तुम्हें भी ये लाइलाज बीमारी हो सकती है, जिसके कारण तुम्हारी भी मौत हो सकती है और तुम्हारा पति चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है। सविता अपने पति मुकेश को लेकर अपने घर पर आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये लाइलाज बीमारी कैसे हो गई। दरअसल ये मुकेश जो है, जैसे ही शाम होती थी तो शाम के समय कोठों पर जाना शुरू कर दिया करता था और वेश्याओं के साथ भी सोया करता था, जिसके कारण वहीं से इसको ये लाइलाज बीमारी लग गई थी। और इस तरह से उसने साफ साफ शब्दों में अपनी पत्नी सविता को सब कुछ बता दिया था। तब सविता इसके साथ संबंध बनाने से डरने लगती है, इसके साथ सोने से डरने लगती है। वो इस बात की कसम खा लेती है कि मैं अपने पति के साथ कभी भी जीवन में अब शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। इस तरह से 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन सविता के अंदर अपनी जवानी का जोश उबलने लगता है। इसके दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें काटना मुश्किल हो जाती हैं। अब ये सोचने लगती है कि मुझे किसी न किसी गैर मर्द के साथ अपने शारीरिक संबंध जोड़ लेने चाहिए। और इसी बीच में दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैरी और मार्टन, 2 गोरे अंग्रेज, दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां से सीधे ही एक होटल में चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गार्ड ढूंढ लेते हैं। गार्ड ढूंढने के बाद ये पूरी दिल्ली में घूमते फिरते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों को देखते हैं। पर जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय दोनों अंग्रेज गार्ड को कहने लगते हैं कि हमें शांत इलाके में रहना है, किसी अच्छे से कमरे का इंतज़ाम करो और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे कमरे का प्रबंध कर लो। और इस तरह से ये जो गार्ड होता है ढूंढते ढूंढते इस सविता के घर पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमें एक कमरा किराए पर चाहिए। इस कमरे में 2 गोरे अंग्रेज रहने वाले हैं। जैसे ही सविता इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि हमारे पास एक कमरा खाली पड़ा है, उस कमरे को हम किराए पर दे देंगे, लेकिन जो किराया है वो 3 दिन के बाद हम ज़रूर ले लेंगे। अब इसके बाद गार्ड इन दोनों अंग्रेज़ों को, हैरी और मार्टन को लेकर सविता के घर पहुंच जाता है और इसके बाद ये दोनों अंग्रेज़ इस कमरे में अपना सामान रखते हैं। लेकिन इसी बीच सविता उन दोनों गोरे अंग्रेज़ों को साफ साफ शब्दों में कहने लगती है कि 3 दिन के बाद मैं तुमसे किराया वसूल कर लूँगी। चौथा दिन अगर हो गया तो यहाँ से अपना सामान बांध लेना और यहाँ से निकल जाना। हैरी और मार्टन कहने लगते हैं कि हम 3 दिन के बाद तुम्हें किराया दे देंगे, इस किराए की तुम फिक्र मत करो। और इस तरह से दोनों ही गोरे अंग्रेज रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन तो गुजर जाता है, दूसरे दिन दोनों ही गोरे अंग्रेज अपने गार्ड को लेकर फिर से दिल्ली में घूमने निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान देखने के बाद थक हार कर शाम के समय अपने कमरे पर आकर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब के नशे में टल्ली होने के बाद इन दोनों गोरे अंग्रेज़ों में से एक गोरा अंग्रेज़, जिसका नाम मार्टन होता है, वो सविता के पास आता है और कहने लगता है कि सविता जी, हमारे लिए अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। सविता उनको कहने लगती है कि मेरे इस कमरे में ऐसा कोई भी काम नहीं होता और ना ही तुम दोनों को यहाँ पर कोई लड़की मिलने वाली है। मार्टन वहाँ से खामोशी से आ जाता है और इस रात भी ये दोनों काफ़ी शराब पीकर नशे में टल्ली होकर बड़ी चैन सुकून की नींद सो जाते हैं। और इसी तरह से 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन का समय गुजरने के बाद जैसे ही चौथा दिन होता है, चौथे दिन की रात आती है, दोनों गोरे अंग्रेज बैठकर अच्छे तरीके से शराब पी रहे होते हैं। रात के ठीक 10 बजे के बाद सविता इन दोनों के पास जाती है और कहने लगती है कि मेरा किराया दे दो। दोनों गोरे अंग्रेज़ों की नज़र आज सविता पर पड़ चुकी थी। सविता दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। उसके गठीले बदन को देखकर वो दोनों अंग्रेज़ डगमगा जाते हैं और सविता को साफ साफ शब्दों में कहने लगते हैं कि ये लो पकड़ो अपना किराया, लेकिन आज की रात तुम हमारे साथ गुजारो। इस रात को हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हैं।
सविता को काफ़ी ज़्यादा लालच आ जाता है और उसका पति भी आज भाग्य से बाहर चला गया था, जिसके कारण सविता अपने घर पर अकेली होती है। जैसे उसको पैसों का लालच आता है तो दोनों गोरे अंग्रेज़ों को कहने लगती है कि कोई बात नहीं, और अपने मन में यही सोचती है कि ये तो 40-45 साल के बुड्ढे हैं, ये भला मेरे साथ क्या कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही टिक पाएंगे। लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये दोनों गोरे अंग्रेज़ हैरी और मार्टन इसकी कैसी हालत करने वाले हैं। इसके बाद दोनों गोरे अंग्रेज़ अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और उसके साथ इस तरीके से संबंध बनाते हैं कि सविता की हालत ख़राब कर देते हैं। तभी सविता अपने मन में सोचने लगती है कि आज तो बुरी जगह फंस गई हूँ और पूरी उम्र इस रात को मैं याद रखने वाली हूँ। सविता अगले 3-4 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाती। इस तरह से अब सविता इन दोनों के साथ अपने हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और उनसे काफ़ी पैसे ठगना शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है। इसी बीच इस बात की खबर पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। उनको भी इस बात की भनक लग जाती है और जैसे ही उसके पति को ये बात बताई जाती है तो उसका पति आग बबूला हो जाता है। वो दोनों अंग्रेज़ों को मारना पीटना शुरू कर देता है और साथ में अपनी पत्नी की भी पिटाई शुरू करता है। और इसके बाद तो ये खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। इस महिला सविता की जमकर बदनामी होती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि एक महिला ने विदेशियों के साथ अपने शारीरिक संबंध बना लिए थे और इस तरह से ये सविता मजाक बनकर रह जाती है। कई दिनों तक तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पति कुछ दिनों के बाद सविता को तलाक दे देता है, जबकि उसको एड्स की बीमारी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। आधी रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। उस समय मैं गहरी नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद खुल गई। तब तक मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। इसके बाद भी मैंने देखा कि वो किसी अजीब तरह की खुशी पाने के लालसा में और भी ज़्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी थी। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी वो मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वो मेरी छोटी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज़्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम अमन है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मेरा घर मेरठ में है, लेकिन मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन जूलिया है। उसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है और वो इस साल 12वीं की परीक्षा देगी। पापा किराना की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब असली बात पर आते हैं। सामने दशहरा की छुट्टियां थीं, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी की। सबके लिए शॉपिंग की, खासकर अपनी प्यारी बहन जूलिया के लिए 3-4 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। मम्मी के लिए साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ते और पजामे। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया था। 2 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना हुआ ही नहीं था। इसलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा था, खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गांव में हमारा घर काफ़ी अंदर था, इसलिए रात के 1 बजे तक पहुंच पाया।
घर पहुंचा तो देखा सब लोग सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत करके खाना खाकर मैं भी सो गया। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए जूलिया को मैंने नहीं जगाया था। सुबह जब 5 बजे मेरी छोटी बहन जूलिया ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाज़ा खुला था, इसलिए वो पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे। लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी तो हालत ख़राब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वो मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 2 साल में वो इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान सी लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी बहन को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो। तभी उसकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। जूलिया ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब जूलिया बोली, भैया मुझे बाद में दिल भर के देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वो निकालो। मैंने कहा, ओह दे तो रहा हूँ, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकाल कर उसे दे दिया। वो बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी जूलिया आई और बोली, भैया दशहरा पर मुझे मंगलग्राम घाटी घुमाने ले चलो ना। मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। फिर दशहरा के शुरुआत दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 8वें दिन को हम घूमने निकले। जूलिया ने कहा, कई दिनों से मंगलग्राम नहीं गए हैं, चलो हम मंगलग्राम चलते हैं। मैंने कहा, मंगलग्राम तो बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा क्या। तभी जूलिया बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस जाना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम तो अपने भाई बहन हैं ना। प्लीज़ भैया मना मत करना। मैंने कहा, ठीक है अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी छोटी बहन जूलिया बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन मंगलग्राम के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते दोपहर हो गई। वहाँ पहुँचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वो भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। जूलिया ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वो मजनू कैसे चीज़ लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन मेरी बहन जूलिया ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में एक नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया था। जूलिया ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच में अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम लोग मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम मुकेश था और लड़की का नाम पूजा था। तभी अचानक पूजा बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी मेरी बहन जूलिया ने कहा, आप दोनों की भी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कितने महीने हो गए आपकी शादी को। तब मुकेश ने कहा, अभी 3 महीने ही हुए हैं। फिर मुकेश ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं।
मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी छोटी बहन जूलिया बोल पड़ी, अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा था कि मेरी बहन ये सब क्या कह रही है। तब मुकेश ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई। दरअसल ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते 3 महीने गुजर गए। इसके बाद पूजा ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तब मेरी बहन जूलिया ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था और उधर मेरी बहन जूलिया मजाक करने पर तुली हुई थी। चलते चलते रात के 9 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी पूजा ने कहा, गुड नाइट, हनीमून का आनंद लो, वापस नहीं आएगी ये रात, और हाँ, आप लोग भी मज़े करो। हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही जूलिया से बोलने लगा, ये सब क्या ड्रामा था? हम दोनों तो भाई बहन हैं, तू सब कुछ भूल गई है क्या? जूलिया बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू की कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें करके अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब जूलिया बोली, अरे भैया, मैं तो सच में आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ ना, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ उनके सामने। मैंने कहा, ओह, तो आखिर मैं अपनी सगी बहन का पति बनना पड़ेगा? ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। जूलिया ने कहा, क्या भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों लोग सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रही है। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? मैं तेरा सगा बड़ा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वो किसी अजीब से मकसद के साथ ये सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी छोटी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। उसकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी बहन होने के बावजूद भी न जाने वो मुझसे किस तरह की उम्मीद लगाए बैठी थी। वो एकदम पागल सी हो गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहन के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी इस अजीब हरकतों ने लगभग मुझे तो पागल ही बना दिया था। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, उस लड़की को अपना बना लेने की जो मेरे पास थी। लेकिन वो लड़की मेरी अपनी बहन थी, ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास आग जल रही हो और उसकी तपिश से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी बहन के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा सो होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी छोटी बहन के आगे हार माननी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। हालांकि मेरी बहन मुझसे करीब 9 साल छोटी थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे तालमेल नहीं बैठा पाएगी, लेकिन जो मैंने देखा उससे तो मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वो ज़रा भी नहीं थकी। करीब 4 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे हम किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हों।
तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम लोग सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और एक अजीब सा डर था। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वो एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और जूलिया का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वो बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा ताकि हम लोगों पर शक न हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पूजा और मुकेश हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने जूलिया की ओर देखा तो वो फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा हैं। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब सही था? क्या ये सिर्फ एक खेल था या कुछ ज़्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था। अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु जूलिया एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें ये नाटक ख़त्म करना होगा, वरना चीज़ें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं जूलिया के पास गया और उससे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी ख़त्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब जूलिया थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे ख़त्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस ली और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम पूजा और मुकेश को सब सच बता देंगे, भले ही वो कुछ भी सोचें। अब और झूठ नहीं चल सकता। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वो लोग हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। मुकेश ने हल्के से कहा, यार हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर ये तो मजाक निकला। तब जूलिया ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफ़ी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त जूलिया और मैं, हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना है, शायद आप इसे सच मानने में हिचकिचाएं, लेकिन ये एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, पर वो सच होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो भाई बहन हो या कोई और रिश्ता। कुछ सीमाएं बनाए रखना ज़रूरी होता है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें तो शायद हमारे समाज में ऐसी गलत और अनैतिक घटनाएं कम हों। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की ज़रूरत है। अंत में मैं यही कहूँगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी सास और जमाई पर आधारित है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। जब भी मेरे दामाद और मेरी बेटी के कमरे से आवाज़ आती तो मैं बेचैन हो उठती। मेरा दिल मचलने लगता। मैं धीरे धीरे कदमों के साथ उनके कमरे के दरवाजे पर जाती और वो सब कुछ सुनने की कोशिश करती। उन दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर मेरे हाथ बेकाबू होने लगते, मेरी उंगली थिरकने लगती। दरअसल मैं एक विधवा औरत थी, इसलिए बेटी की शादी के बाद दामाद ने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया था। लेकिन एक दिन मेरी चोरी पकड़ी गई। मेरे दामाद ने मुझे वो सब करते देख लिया।
तब मेरे दामाद ने मेरी बेटी को ड्यूटी पर भेजा और कहने लगा, माँ जी, आपको दामाद नहीं हीरा मिला है। आप चिंता न कीजिए, मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। ऐसा कहकर उसने मुझे 3 दिन तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मुंबई में रहती हूँ। इससे पहले मैं गाज़ियाबाद में रहती थी। मैं आज आपको अपने खुद की वो सब करने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरी उम्र 40 साल है और मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम जोया है। अभी वो 20 साल की है। मैंने उसकी शादी कर दी आज से 6 महीने पहले। शादी करने का कारण ये था कि मेरे पति नहीं हैं। उनका अब देहांत हो चुका है रोड एक्सीडेंट में, आज से 5 साल पहले। तो मैंने सोचा कि आजकल का युग ख़राब है, जवान बेटी घर में है, कोई गार्जियन भी नहीं है, तो अपनी बेटी का रिश्ता किसी जानकार के द्वारा कर दिया। लड़का इंजीनियर था, दिल्ली में रहता था, तो बात बन गई। क्योंकि लड़का अकेला था, मुझे लगा कि इससे बढ़िया रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। शादी हो गई और मेरी बेटी दिल्ली चली गई। करीब 2 महीने बाद मेरी बेटी और दामाद का फ़ोन आया कि माँ जी, आप अकेले क्या करोगी, हमारे पास दिल्ली ही आप आ जाओ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरा दामाद बेटे की तरह व्यवहार करता था और मुझे बुलाया। मैं चली गई उनकी बात सुनकर। अपनी बेटी और दामाद को देखकर मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि उन दोनों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं थी और एक माँ को चाहिए ही क्या था। तो दोस्तों, मैं भी अपने सारे दुख सुख भूल गई और खुशी खुशी रहने लगी। मेरा दामाद एक दिन बोला, माँ जी, आप विधवा की तरह मत रहा करो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जो होना था सो हो गया, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आती, तो आपको अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। तब मैंने कहा, मैं कर तो रही हूँ। तो मेरा दामाद बोला कि पहले तो अपने ये रूप रंग को अच्छी तरह से ठीक करो। एक काम करना, आज शाम को तैयार रहना। आज मैं ऑफिस से 4 बजे ही आ जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको पार्लर लेकर जाऊंगा। वो 4 बजे आ गया और हम तीनों पार्लर चले गए। वहाँ जाकर उसने मेरा मेकओवर कराया। फिर मॉल से मेरे लिए अच्छी अच्छी वेस्टर्न ड्रेसें खरीदी, कैपरी, टी शर्ट, शॉर्ट्स। मैं भी बहुत खुश थी। दरअसल मेरा दामाद बहुत ही हाई फाई सोसाइटी में रहता था। वो दोनों मेरे चेहरे को देखकर कह रहे थे कि मम्मी जी, आप तो 25-26 साल की लड़की लग रही हो। ये बात सच है कि मैं बहुत जवान दिखने लगी थी क्योंकि मैंने अपनी बॉडी पर हमेशा ध्यान दिया था, ऊपर से नहीं अंदर से, यानी कि मेरा शरीर एक परफेक्ट शेप में है। गोरा रंग होने के बावजूद मेरे नैन नक्श तीखे थे और फिक्र का तो पूछो ही मत। फिर मैं भी उन लोगों में ही रस बस गई और खुश रहने लगी। मैं अपनी बेटी की बड़ी बहन की तरह दिखती थी, ऐसा सारे लोग कहते थे। बस रात में ही तन्हाई होती थी क्योंकि मुझे अपने दूसरे कमरे से मेरी बेटी और दामाद की आवाज़ें आती थीं। मेरी बेटी दामाद जी से कहती थी, जानू, ज़्यादा शोर मत करो वरना मम्मी सुन लेगी। तब मेरा दामाद कहता था, कोई बात नहीं, अगर माँ जी सुनती हैं तो सुनने दो, उन्होंने भी तो शादी के बाद यही सब किया होगा ना। अपनी बेटी और दामाद की रोमांटिक भरी बातें सुन सुनकर मैं अपने कमरे में ही तड़पती रहती थी। कुछ दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। मैं वासना की आग में जलने लगी। अब तो मैं रोज़ रोज़ उनके कमरे के पास चली जाती जब वो दोनों रात में अपने बिस्तर पर होते थे और मैं वहीं खड़े खड़े ही उनकी बातों को सुनती। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल बेकाबू हो जाया करता। मेरे हाथ बेकाबू होने लगते, मेरी उंगलियां थिरकने लगती। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी को सरकारी जॉब का जॉइनिंग लेटर आया तो हम लोग बहुत खुश हो गए। मुझे भी लगा कि सारी खुशियां मिल गईं, पर एक दिक्कत थी कि मेरी बेटी बोली कि मुझे 20-25 दिन के लिए ट्रेनिंग पर जाना है, वो भी मुंबई हेड क्वार्टर। हम दोनों को यही चिंता थी कि अकेली लड़की कैसे रहेगी, पर वो कहने लगी, आप लोग चिंता ना करो, सिर्फ 20 दिन की ही तो बात है, फिर पोस्टिंग तो दिल्ली में ही है,
और मेरे साथ 2 और लड़की और हैं जो कि मेरे साथ ही जा रही हैं। हम तीनों साथ ही रहेंगे। तो मुझे और दामाद जी को थोड़ी सी तसल्ली हो गई और थोड़े दिन बाद ही वो मुंबई चली गई 20 दिन के लिए। दोस्तों में दिन भर बोर होती रहती थी। शाम को दामाद जी आते, फिर वो मुझे बाहर घुमाने ले जाते और मैक्सिमम टाइम हम दोनों बाहर खाना खाते और हफ्ते में 2 दिन तो मूवी देखते। सच बताऊं दोस्तों, मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरा दामाद है। हम दोनों साथ साथ रहते और दोस्त की तरह बात करते, पर रात को हम दोनों अलग अलग रहते। तीसरे दिन ही दामाद जी बोले, मम्मी जी, जब हम लोग अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं तो ये रात को अलग अलग क्यों रहते हैं। मैंने कहा कुछ तो मर्यादा होती है। तो दामाद जी कहने लगे, मैंने पहले ही आपको बोला था ना कि ज़िंदगी को एंजॉय करो। मुझे लगा कि मेरा दामाद नाराज़ ना हो, इसलिए मैंने कहा ठीक है, और वो मेरे रूम में ही आ गया सोने के लिए। उस दिन मैंने ब्लैक कलर की जाली वाली नाइटी पहनी थी, जिससे कि मेरा पूरा वजूद साफ दिख रहा था। और वो सब देखकर मेरे दामाद से रहा नहीं गया और बोल उठा, माँ जी एक बात बताऊं, आप तो अपनी बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैंने कहा चुप हो जाओ, मजाक मत करो। उसने फिर से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच में वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा तो फिर क्या इरादा है। उसने करीब आकर बोला, आज आप मेरी बीवी बन जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं करूँगी। वो बार बार जिद करने लगा और कहने लगा कि मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैंने सोचा कि एक ही तो है, चाहे दामाद कहूँ या बेटा। अगर ये नाराज़ हो गया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। तब मैंने कहा ठीक है, पर आज के लिए बस। उसने कहा ठीक है और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुझे थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी रिश्ते की मर्यादाओं को तोड़ने जा रही थी। मैं अपनी ही बेटी की ज़िंदगी में एंट्री लेने जा रही थी। तभी दामाद जी के होंठ मेरे होंठों पर लग चुके थे। मैं पूरी तरह से कांप रही थी। तभी मेरा दामाद बोला, माँ जी, आपकी बेटी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और फिर पता ही नहीं चला। उस रात मेरे दामाद ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। फिर अगले दिन मेरा दामाद मुझे शिमला लेकर चला गया, 3 दिन का हनीमून का पैकेज लेकर। शिमला ले जाकर तो मेरे दामाद ने मुझे जवानी के सारे दिन ही याद दिला दिए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।